हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं माइलॉजिकल एकेडमी। तो दोस्तों, अपना सीरीज़ चल रहा है हिस्ट्री का। चैप्टर नंबर 1 चल रहा है और लेक्चर नंबर 6 है ये। तो पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा कि जितने भी नोटेबल स्कॉलर्स थे उनकी जो बुक्स थी, उन्होंने बुक्स में क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, ठीक है, वो सारी डिटेल्स को हमने पढ़ा। तो आज हम पढ़ेंगे जो आगे का टॉपिक है एनिल्स स्कूल, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ अपने पीडीएफ स्क्रीन पर और हम पढ़ने वाले हैं एनिल्स स्कूल, ठीक है। एनिल्स स्कूल क्या है, कैसे इस्टेब्लिशमेंट हुआ इसका, जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछता भी है कि राइट शॉर्ट नोट्स अबाउट द एनिल्स स्कूल, ठीक है। सो एनिल्स स्कूल एट द ऑनसेट ऑफ द 20th century a new school arose in the France which is known as एनिल्स स्कूल, ठीक है। एट द ऑनसेट ऑफ, जैसे कि 20th century स्टार्ट हुआ, जैसे कि 20th century आने लगा, चालू होने लगा, तो वैसे ही एक स्कूल का डेवलपमेंट हुआ हिस्टोग्राफी में फ्रांस में, ठीक है, विच इज़ नॉट, जिसको कहते हैं एनिल्स स्कूल। एनिल्स स्कूल गेव अ न्यू डायरेक्शन टू द हिस्ट्री। एनिल्स स्कूल ने हिस्ट्री को एक अलग ही डायरेक्शन दिया, ठीक है, लिखने की, हिस्ट्री के लिखने को अलग ही डायरेक्शन दिया। इट वॉज रिकॉग्नाइज नाउ दैट हिस्ट्री इज़ नॉट ओनली अबाउट द पॉलिटिकल इवेंट्स। अब इसने ये बताया हमको, इसने हमको ये पहचान दिलाया कि हिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट्स नहीं है, किंग्स नहीं है, राजाओं के बारे में भी नहीं है, ग्रेट लीडर्स के बारे में नहीं है, अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिक्स, कुछ पॉलिटिक्स के बारे में ही नहीं है, डिप्लोमेसी नहीं है, एंड वॉर्स, और किसी वॉर के बारे में भी नहीं है, बट ऑल्सो अबाउट द क्लाइमेट। ये क्लाइमेट के ऊपर भी डिपेंड करता है, लोकल पीपल के बारे में बताता है, एग्रीकल्चर के बारे में बताता है, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सोशल डिविजन्स एंड देयर कलेक्टिविटी, साइकोलॉजी एट्सेट्रा, ठीक है। तो जब एनिल्स स्कूल आया तो एनिल्स स्कूल ने बताया कि जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में नहीं बताता, किंग्स के बारे में नहीं बताता, लीडर्स अकॉर्डिंगली पॉलिटिक्स के बारे में नहीं बताता, डिप्लोमेसी एंड वॉर्स, इन सभी चीज़ों के बारे में ही नहीं बल्कि और सभी चीज़ों के बारे में बताता है। जैसे कि अबाउट क्लाइमेट, उस समय के पास्ट के इवेंट्स में क्लाइमेट कैसा था, लोकल पीपल के हैबिचुअल कैसे थी, यानी कि हैबिटेशन कैसा था उन लोग का, एग्रीकल्चर कैसा था, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सोशल डिविजन्स एंड देयर कलेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। तो यानी कि लोगों का साइकोलॉजी कैसा था और सोशल डिवीज़न कैसा था, ये सभी चीज़ें हमको बताती है हिस्ट्री, ठीक है, ओके। इन द हिस्टोरिकल टाइम्स, ठीक है, जो कि पास्ट के हिस्टोरिकल टाइम्स के बारे में भी बताती हैं। द एनिल्स स्कूल वॉज स्टार्टेड बाय द फ्रेंच हिस्टोरियंस, ठीक है। अब फ्रेंच हिस्टोरियंस के द्वारा ही एनिल्स स्कूल स्टार्ट किया गया था। फ्रेंच हिस्टोरियन में फ्रेंड्स फेमिनिस्ट भी हो सकती है, फेमिन भी हो सकती है, और मैन वमेन दोनों हो सकते हैं, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स ये आपको जो एनिल्स स्कूल है समझ में आया होगा। तो एक बार अपने से रीड कर लीजिएगा, तो उसके बाद आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी क्या होता है। फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी मीन्स रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन। फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी का मतलब, फेमिनिस्ट वर्ड से आपको समझ में आना चाहिए, फेमिनिस्ट मतलब होता है वुमेन, फेमिनिस्ट मतलब होता है वुमेन, फेमिनिस्ट मीन्स वुमेन, ठीक है। यानी कि वुमेन के पर्सपेक्टिव से, वुमेन के नज़रिए से हिस्ट्रियोग्राफी का कैसे उद्यापन हुआ, कैसे उद्घाटन हुआ। द राइटिंग ऑफ साइमन डी बीवर, ठीक है, एक लेडी का नाम है, फेमिनिस्ट है ये, ठीक है, जो लिखती है कि हेल्प्ड इन इस्टेब्लिशिंग द फंडामेंटल ऑफ फेमिनिज्म, ठीक है। अब ये भी लिखती हैं कि जो फंडामेंटल मूलभूत जो नीड्स है, मूलभूत यानी कि जो बेसिक नीड्स है, बेसिक जो फेमिनिस्ट हिस्ट्री में वुमेन्स का जो फंडामेंटल नीड है वो क्या है, ठीक है। शी वॉज फ्रेंच, वो फ्रेंच की थी। The feminist historiography emphasized not only on the inclusion of women in the history, but also rethinking the male-dominated perspective of the history, ठीक है। अब वो क्या बताती है कि फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी इम्फेसाइज नहीं करता है कि सिर्फ इंक्लूजन ऑफ वुमेन, मतलब वुमेन पर ही ज़्यादा इम्फेसाइज नहीं करता है कि वुमेन के रहन सहन कैसा होना चाहिए, इन सभी चीज़ों पर ही डिपेंड नहीं करता है, ये एक्सप्लेन नहीं करती है, ये बताती है। और क्या बताती है, ऑल्सो रीथिंकिंग ऑन द मेल डोमिनेटेड पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्ट्री, यानी कि मेल डोमिनेटेड किस तरीके से आदमी का
पर्सपेक्टिव होना चाहिए हिस्ट्री को लेकर, ठीक है। इट ड्रॉव हिस्टोरिकल रिसर्च टू फोकस इन डेप्थ on various aspects of women in life such as their employment, role in the traditional union, institution, working of their causes, their family life etc. ठीक है, वो ये भी बताती है फ्रेंड्स कि मेल डोमिनेटेड पर्सपेक्टिव हिस्ट्री, यानी कि इतिहास में मेल के साथ, यानी कि मैन आदमी के साथ उनका क्या रोल होता है जीवन बिताने में, ठीक है। और इट ड्रॉव हिस्टोरिकल रिसर्च टू फोकस इन डेप्थ। अब ये एक और फोकस में लाता है, फोकस बहुत गहरी बात लेकर आते हैं ये, कि कहते हैं कि उनका जो एस्पेक्ट है, वेरियस एस्पेक्ट है, उनको भी डिटेल में समझना चाहिए, जैसे कि देयर एम्प्लॉयमेंट, उनको भी रोज़गार मिले, ठीक है। देयर रोल इन द ट्रेड यूनियन, समाज के जो ट्रेड यूनियन है उसमें भी उनको रोल मिलना चाहिए। इंस्टीट्यूशन फॉर वर्किंग देयर कॉजेज़, ठीक है। अब जितने भी इंस्टीट्यूशन में काम मिले उनमें भी उनके लिए काम होना चाहिए, इंस्टीट्यूशंस में भी। देयर फैमिली लाइफ, और उनके फैमिली लाइफ बारे में भी फोकस करना चाहिए कि उनके भी कैसे उनको सपोर्ट या फिर इक्वालिटी का सामान दिया जाए। इन द हिस्टोरिकल राइटिंग आफ्टर 1990, अब 1990 के बाद हिस्टोरिकल राइटिंग में वुमेन वेर पोर्ट्रेड एज एन इंडिपेंडेंट सोशल क्लास, ठीक है। 1990 के बाद वुमेन को भी एक इंडिपेंडेंट यानी कि आज़ादी के हिसाब से सोशल क्लास में उनको लाया गया, यानी कि अब वो भी हिस्ट्री को लिख सकती हैं, पढ़ सकती हैं और जान सकती हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स पढ़ते हैं माइकल फौकल्ट के बारे में। माइकल फौकल्ट एक हिस्टोरियन थे, ठीक है। तो इनकी जो बुक है, इनकी जो थियरी है वो क्या कहते हैं, चलिए जानते हैं इनको। माइकल फौकल्ट का जन्म 1926 में हुआ और इनका डेथ 1984 में, यानी कि 1926 में इनका जन्म हुआ और इनका डेथ 1984 में हो गया। द फ्रेंच हिस्टोरियन ऑफ द 20th सेंचुरी, ये भी फ्रेंच के हिस्टोरियन थे ऑफ 20th सेंचुरी के, 20वीं सदी के ये फ्रेंच के हिस्टोरियन थे जिसका नाम है माइकल फौकल्ट, जिन्होंने 4th न्यू कंसेप्ट लाया हिस्टोग्राफी का, ठीक है। हिस्टोग्राफी में चौथा कंसेप्ट लेकर आए ये। ही इन हिज बुक, वो अपनी बुक में क्या बताते हैं अभी, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज उनके बुक का नाम है। आर्ग्यू दैट प्रिवेलिंग प्रैक्टिस ऑफ अरेंजिंग द हिस्टोरिकल इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज़ नॉट राइट, ठीक है। वो क्या आर्ग्यूमेंट करते हैं वहाँ पे कि प्रीवेलिंग ऑफ प्रैक्टिस ऑफ अरेंजिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स, यानी कि किसी भी हिस्टोरिकल इवेंट्स को पहले से अपने आप से कोई भी स्कॉलर उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं बना सकता, ठीक है। यानी कि कौन सी घटना कब हुई वो उससे बता नहीं सकता, क्योंकि उस पास्ट में वो बंदा या फिर वो स्कॉलर था नहीं, ठीक है। He drew attention to the fact that archaeology does not strive to reach the ultimate historical truth, but attempts explain various transitions in the past, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, ही ड्रीव अटेंशन टू द फैक्ट, और उन्होंने हमारी एक फैक्ट की तरफ हमारी जो अटेंशन है लाया, दैट आर्कियोलॉजी डज नॉट स्ट्राइव टू रीच अल्टीमेट हिस्टोरिकल ट्रूथ। आर्कियोलॉजी ये नहीं बताता कि हिस्टोरिकल ट्रूथ अल्टीमेटली हमें वहाँ तक पहुँचा सकता है, ठीक है। जब हम आर्कियोलॉजी की बुक में, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज के बुक में उन्होंने बताया है वो कि जो आर्कियोलॉजी के नाम से आप फ्रेंड समझ सकते हो कि आर्कियोलॉजी का मतलब होता है किसी भी पास्ट इवेंट्स को लेकर उसके पास्ट को समझने के लिए खुदाई करना, उसको कहते हैं आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, ठीक है। आर्कियोलॉजी की स्टडी होती है जिसको बोलते हैं स्टडी ऑफ डिगिंग, ठीक है। तो स्टडी ऑफ डिगिंग ये प्रोसेस है आर्कियोलॉजी का, और आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज है बुक का, जो कि लिखा गया है माइकल फौकल्ट के द्वारा। तो देख रहे हो आपके यहाँ पे जो चाचा जी नहीं, जो सर हैं, ठीक है, जो सर हैं यहाँ पे वो लिखे अपने बुक में, ठीक है। तो बताते हैं कि पास्ट में जितने भी स्ट्राइव हुए, जितने भी हिस्टोरिकल ट्रूथ है वो अटेम्प्ट्स करते हैं बहुत ही पास्ट के तरीके से, तो उनको अच्छी तरीके से जानने के बाद ही उसको अपने हिस्ट्री में, अपने नरेशन में लाना चाहिए। फौकल्ट फेल्ट दैट एग्जामिनिंग द ट्रांजिशन इन द हिस्ट्री मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब माइकल फौकल्ट ने ये भी उनको एहसास हुआ कि
पास्ट के जितने भी हिस्ट्रीज़ हैं, ट्रांजिशन है, हिस्ट्री के जितने भी ट्रांजिशन, जितने भी पहलू हैं, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ही कॉल्ड एज हिज मेथड द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। उन्होंने अपने मेथड में कहा, अपनी बुक में कहा, ये जो बात है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी हिस्ट्री को समझने के लिए, हिस्ट्री के ट्रांजिशन को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो अपने बुक में कहते हैं। कौन सी बुक में फ्रेंड्स? द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज के बुक में। फौकल्ट सब्जेक्टेड द so far unacknowledged areas by historians such as psychology disorder, science of medicine, prison administration etc. to the historical analysis। ठीक है, फिर उसके बाद फोकल्ट ने क्या सब्जेक्ट किया, क्या उन्होंने बताया? so far acknowledge, जैसे उनको बुद्धिमत्ता आई, जैसे उनको ज्ञान बढ़ा, ठीक है, उन एक्नॉलेज बाय एरियाज बाय हिस्टोरियंस, जो हिस्टोरियंस के अनएक्नॉलेज थे, जिसको अच्छी तरीके से पता नहीं था, वो क्या कहते हैं? सच एज, कौन से फील्ड में? साइकोलॉजी डिसऑर्डर के फील्ड में, साइंस ऑफ मेडिसिन के फील्ड में, प्रिजन के फील्ड में, एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में एट्सेट्रा, टू हिस्टोरिकल एनालिसिस। ठीक है, हिस्टोरिकल एनालिसिस को लेकर जिसको साइकोलॉजी डिसऑर्डर के बारे में नहीं पता था, उनके बारे में भी सब्जेक्ट पॉइंट आउट किया कि सभी स्कॉलर्स को किसी भी तरीके से हिस्ट्री को पढ़कर, समझकर उसको अपने नैरेशन में नहीं लाना चाहिए। ठीक है, दस द स्कोप ऑफ हिस्टोग्राफी केप्ट कंटिन्यूसली एक्सपैंडिंग। ठीक है, तो इसी तरीके से हर एक स्कॉलर आए, सामने आए और अपने अपने मत अनुसार, अपने अपने पॉइंट ऑफ थॉट की वजह से हिस्ट्री को आगे बढ़ाया। राइटिंग ऑफ हिस्ट्रीज of various subjects like literature, architecture, sculpture, drawing and paintings, music, dances, drama, films and televisions came into practice। ठीक है, तो जैसे जैसे स्कॉलर्स आने लगे, स्कॉलर्स की माइंड डेवलप होने लगी, तो वैसे वैसे बहुत सारे हिस्ट्री के राइटिंग में अलग अलग सब्जेक्ट्स आए, जैसे कि लिटरेचर का हुआ, आर्किटेक्चर का हुआ, स्कल्पचर का हुआ। स्कल्पचर मतलब फ्रेंड्स जो कि स्कल्पचर आप देखे होंगे, ठीक है, स्कल्पचर मतलब कि जो बड़ी बड़ी मूर्तियाँ होती हैं उसके ऊपर कुछ लिखा होता है, जैसे कॉइन्स हो गया, ठीक है, कुछ मूर्तियाँ, कुछ अलग अलग तरीके से ड्राइंग बनाई जाती है, अलग तरीके से पेंटिंग, अलग तरीके से मूर्तियाँ बनाई जाती है, उसको बोलते हैं स्कल्पचर। ड्राइंग हो गया, ठीक है, कुछ ड्राइंग्स ऐसे भी आती है जिसको हम समझ नहीं पाते, जो स्कॉलर होते हैं वो समझ जाते हैं कि कौन से पीरियड का है, कौन से समय का है। ठीक है, एंड पेंटिंग्स, म्यूज़िक, डांसेस, ड्रामा, कुछ ड्रामास भी आप देख पाओगे कि कुछ स्कल्पचर पे बने होते ड्रामा करते हुए। ठीक है, जब आप फोक आर्ट में जब देखोगे, जब खजुराहो आप जाएंगे, ठीक है, तो खजुराहो एक मंदिर है जहाँ पर ढेर सारी मूर्तियाँ बनी हुई हैं, ढेर सारे स्कल्पचर्स बने हुए दिखेंगे आपको। ठीक है, जिसमें कुछ न कुछ ड्रामास भी दिखेंगे आपको कि ड्रामा करते हुए कैसे लोग खड़े हैं वहाँ पे। ठीक है, फिल्म्स भी बनी हुई हैं हमारे स्कल्पचर पे, हमारे पास्ट के हिस्ट्रीज़ पर, एंड टेलीविज़न्स एक्सेट्रा केम इनटू प्रैक्टिस। तो ये धीरे धीरे चीज़ें सामने आने लगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जो हमारा चैप्टर है आज क्लियर हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, या फिर फेसबुक पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मैसेज में अगर आपको कोई भी डाउट रहता है पूछ सकते हैं, तो मैं आपको जल्दी से जल्दी उस डाउट का आंसर देने की कोशिश करूँगा।